नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक गंभीर टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो है नी पेन। आजकल हम सभी देखते हैं कि नी पेन बहुत ही कॉमन हो चुका है, लेकिन पहले हम देखते थे ये 60 प्लस के लोगों को ज्यादा होता था, लेकिन आजकल ये 15 प्लस के बच्चों में हमें देखने को मिलता है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष दीक्षित जी। आज हम इनसे इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो लखनऊ के काफी जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो सर, सबसे पहले गुड इवनिंग। सर, आजकल देखते हैं कि नी पेन बहुत ही कॉमन है। पहले हम देखते थे कि 60 प्लस की एज में ज्यादा होता था, तो अब ये हम 15 प्लस की भी एज में इसको देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, घुटने का दर्द जिसे हम नी पेन भी कहते हैं, ये कई प्रकार का होता है और कई एज ग्रुप में होता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 16 प्लस या 14 प्लस की एज में भी हो रहा है, और ये ज्यादातर जो 14 प्लस या 16 प्लस का जो एज में होता है वो ज्यादातर गर्ल्स में होता है, जिसको हम OSD भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि जब बच्चों की जब ग्रोथ होती है तो उसपे क्या होता है कि हमारा जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है वो जब ओवरलैप करती है जाके शिन बोन से, जब ज्वाइन करती है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है, मसल्स की ग्रोथ और टेंडन की ग्रोथ जब ओवरलैप करती है, यानी कि प्रॉपर नहीं होती है, तब क्या होता है कि ये टेंडन शिन बोन पर प्रेशर डालता है। उसमें क्या होता है कि बच्चों को पेन स्टार्ट हो जाता है। ये 16 प्लस और 16 प्लस 14 प्लस बच्चों में कॉमन देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं यंग एज, जो लोग हैं टीन एजर्स से ऊपर जो आते हैं, यंग एज मतलब 15 प्लस के ऊपर, 15 प्लस या 20 प्लस पे जब हम पहुंचते हैं, 20 प्लस टू 40 पे या 50 पे जब पहुंचते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो रिपीटेटिव यूज, मसल्स पे, ज्वाइंट पे एक्सेस प्रेशर पड़ना, इसकी वजह से ओवर यूज जिसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ओवर यूज जैसे आप कह रहे हैं, वो रिपीटेड, इसका मतलब क्या होता है? ओवर यूज का मतलब होता है कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, तो स्पोर्ट्स पर्सन हो गया या नॉर्मल आदमी हो गया, वो क्या करता है कि एक्सरसाइज हम करते नहीं, मसल्स को स्ट्रेंथन हम करते नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस ज्यादा समय के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं, यानी कि हम वॉकिंग ज्यादा कर रहे हैं। किसी का अगर मान लीजिए कि सेल्स का काम है, मार्केटिंग फील्ड है उसको, तो वो ज्यादा वर्क ज्यादा कर रहा है, बट स्ट्रेंथिंग ज्यादा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मसल्स और बोन्स दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। सर, जैसे कुछ हमारे दर्शकों को स्ट्रेंथनिंग समझ में नहीं आया, तो स्ट्रेंथनिंग का मतलब है कि एक्सरसाइज, हम मसल्स को ताकत हमें कैसे मिलेगी, हम जब रोज एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, मसल्स को हम पावर देंगे, ताकत देंगे, उसको डाइट हम लेंगे, प्रॉपर कैल्शियम लेंगे, मल्टीविटामिन लेंगे, तो जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग होंगी। अब आ जाते हैं कि जीरियाट्रिक पेशेंट पे आ जाते हैं कि जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए क्या होता है कि मसल्स और कैल्शियम जो होती बॉडी से, बोन से कैल्शियम निकलने लगता है। ठीक है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो कैल्शियम निकलने लगता है, लेकिन वापस कैल्शियम बोन में वापस नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन भी जो होती है वो धीमे धीमे हमारी मसल्स में कम होने लगती है। तो हमारी बॉडी यानी कि मसल्स और उसके साथ में हमारी बोन्स दोनों वीक होने लगती हैं, और इस मसल्स वीकनेस की वजह से क्या होता है कि ज्वाइंट गैप धीमे धीमे कम हो जाता है, और फिर हड्डियां आपस में खिसने लगती हैं, जिसको हम लोग बहुत ही कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक होता है इसके साथ में आरे होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजकल आपने सुना होगा कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? घुटने के ग्रीस का मतलब होता है साइनोवियल फ्लूइड। घुटने में ग्रीस जैसा कुछ नहीं है, साइनोवियल फ्लूइड है जो ज्वाइंट के बीच में रहता है, जो एक तरीके से जिस तरीके से गाड़ी हमारी चलती है उसमें इंजन ऑयल होता है, उसी तरीके से हमारे ज्वाइंट में काम करता है, लेकिन तो वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। लेकिन सर, देखते हैं कि आप जैसे पेन भी क्या हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं घुटने में? पेन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक कॉमन पेन है, जब आप लेटते हैं तो
जब भी एक्सटेंशन करते हैं या फ्लेक्शन करते हैं, मतलब पैर आप सीधा करेंगे या मोड़ेंगे, या लंबे समय तक अगर पैर आपका मुड़ा हुआ रखा हुआ है, आप उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सुइयां सी चुभ रही हैं। इस तरीके का पेन होता है। जब हम चलते हैं, घुटनों पे जब हम प्रेशर डालते हैं, तब लगता है कि नीचे की साइड में आपको पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, कि कंप्रेशन टाइप का महसूस होता है। कभी रात में जब आप लेटे हुए हैं तो लगता है कि कोई पैरों को दबा रहा है। इस तरीके से पेन, कई तरीके का पेन चलता है इस पे। तो सर हम इसके इलाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अभी एक तरह का पेन इसमें और आता है जो ज्यादातर मीनोपॉज कंडीशन में होता है। मीनोपॉज कंडीशन से पहले जो 30-35 प्लस फीमेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें भी कैल्शियम के कम होने की वजह से उसमें कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है। तो कैल्शियम कम होने की वजह से उनको भी आर्थराइटिस का पेन आता है। अब ये जो आर्थराइटिस जो है, ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है। डीजेनरेटिव कंडीशन का मतलब है कि क्षरण, किसी चीज का अगर क्षरण हो रहा है तो उसको हम डीजेनरेशन बोलते हैं, यानी कि वो डीजेनरेट हो रहा है, कि खत्म हो रहा है। खत्म क्या हो रहा है कि हमारे जो सॉल्ट्स हैं बोन में, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर मैग्नीशियम का फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर हमारी बोन बनती है। अब इनका क्षरण होता है, जिसमें से सबसे पहले जो क्षरण होता है वो कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का क्षरण होता है। अब हमें करना क्या है? पहली चीज है प्रिवेंशन। हमें क्या लेनी है? प्रिवेंशन हमें ये लेनी है कि जो सिडेटिव डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज है, जैसे कि स्मोकिंग करना, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है कैल्शियम डिप्लीट होने का। कैल्शियम को खत्म करने का जो सबसे बड़ा काम है वो स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट करती है। स्मोकिंग किसी भी तरीके से आप करेंगे वो बोन को डिजनरेट करेगी। दूसरा, ड्रिंकिंग, जो ज्यादा लोग ड्रिंकिंग करते हैं। तीसरा क्या करते हैं कि डाइट प्रॉपर ना लेना। तो स्मोकिंग को हम छोड़ें, ड्रिंकिंग को हम छोड़ें, इसके साथ में प्रॉपर हम डाइट लें। हम कभी भी मॉर्निंग का जो हमारा ब्रेकफास्ट है हम कभी भी स्किप ना करें, या कोई भी मील हम स्किप ना करें। सर जैसे अभी आपने कहा कि हम स्मोकिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, ड्रिंकिंग की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी हम फिर उसी बात पे आ रहे हैं कि 15 प्लस पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो बच्चे हो तो वो बच्चों को, मैंने बोला ना, उनकी ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है, उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है। उनका ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, आप ये कहते हैं कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी आप देखें तो आज ये चलन चल चुका है बच्चों में भी कि 14-15 साल के बच्चे आपको स्मोक करते हुए देखे जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम उनके साथ भी है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब बच्चे हमारी प्रेगनेंसी टाइम में माताएं किस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, यानी कि वो भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो कहीं नहीं कर रही हैं, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, प्रॉपर डाइट वो ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, कैल्शियम आयन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, उस पर भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में। तो सर, तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? इसके रोकथाम के लिए पहली चीज तो हमें प्रॉपर डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, प्रोटीन रिच हमें डाइट, मल्टीविटामिन रिच हमें डाइट लेनी पड़ेगी, जिसमें से जो लोग हरी पत्तेदार सब्जियां, जो लोग वेजिटेरियन है वो हरी पत्तेदार सब्जियां लें, और उसके साथ में मूंगफली बहुत ही रिच सोर्स है, चना इसको भिगो के लें, बादाम उसके साथ में लें, ये और स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि भीगी हुई दालें, उसको अंकुरित करके आप लें। ये कैल्शियम और प्रोटीन के रिच सोर्स हैं, जिसको हम काफी समय तक रोक सकते हैं। उसके साथ में मिल्क आप जरूर लें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडा ले सकते हैं, इसके साथ में मीट वगैरह, जो फिश आती है वो प्रोटीन रिच डाइट है, इसको ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि नॉनवेज लेने से बेटर है कि आप वेज लें, उस पर शरीर पे कोई असर नहीं, दुष्प्रभाव नहीं होता है। अच्छा सर, जैसे कि हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस 60 प्लस या 40 प्लस के बाद घुटने में जब पेन होता है तो कॉन्टिन्यूअस डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो उनको सिर्फ पेन किलर वगैरह, कैल्शियम, मल्टीविटामिन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ मैंने बोला ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सरसाइज, मसल्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जब हमारे ज्वाइंट वर्किंग पे आएंगे तो हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा, कैल्शियम का मूवमेंट भी हमारा प्रॉपर रहेगा। जब तक आप ज्वाइंट मूवमेंट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी कैल्शियम भी खा लीजिए, कितने ही मल्टीविटामिन आप खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनी मेडिसिन ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे कि डॉक्टर पे लोग क्या करते हैं कि पेन हो रहा है, उन्होंने पेन किलर ले लिया। पेन किलर का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा कि ये आपके लीवर या आपके किडनी पे असर डालेगा। जितने भी एनएसआईडीज आप लेंगे, पेन किलर्स आप लेंगे,
वो किडनी पे दुष्प्रभाव डालेगा। फिर एक प्रॉब्लम को आप खत्म करने के लिए गए हैं, दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ में आ जाती है। अब रही बात इसकी प्रिवेंशन की, इसको हम खत्म कैसे करें। इसको खत्म करना है तो हमें कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन और प्रोटीन रिच हमें डाइट चाहिए। इसके साथ में सबसे अच्छा तरीका है कि एक्सरसाइज। जो यंग एज लोग हैं वो एक्सरसाइज अपनी जिम में कर सकते हैं, और नहीं कुछ है, और जो ओल्ड एज पर्सन है वो एटलीस्ट 40 मिनट की ब्रीज वॉक ले। ब्रीज वॉक का मतलब क्या हो गया कि ऐसी वॉक जो आप जब चल रहे हो तो इतनी तेज ना हो कि आप दौड़ने लगे, और इतने धीमे भी ना हो कि आप स्लो मूवमेंट कर रहे हो। लेकिन सर हम देखते हैं कि जो नी पेन है 60+ के बाद उनमें चलने में दिक्कत हो चलने अब इसके बाद आती है कि जब 60+ या फिर आर्थराइटिस जब बढ़ जाता है, जब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो दैट टाइम क्या करना होता है। दैट टाइम आप सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मसल्स ऑलरेडी वीक है ना। तो एक्सरसाइज आप कर नहीं सकते। अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो पेन और बढ़ेगा, सूजन और बढ़ेगी, मसल्स और कमजोर हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फिजियोथेरेपी। आप जाते हैं, आप अपना एक्सरे करवाइए, पहले डॉक्टर से मिलिए, ऑर्थोपेडिक से मिलिए, फिर उसके बाद एक्सरे करवाइए। एक्सरे करवा के आप फिजियोथेरेपिस्ट से, जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए आर्थराइटिस के लिए और नी पेन के लिए आपका शेड्यूल यानी कि ट्रीटमेंट प्लान करता है। ट्रीटमेंट प्लान करेगा, उसके बाद में आपकी फिजियोथेरेपी होगी। 2 से 3 महीने आप रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। शर्तिया मैं कह रहा हूं कि आपका दर्द, सूजन और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हालांकि फिजियोथेरेपी से भी जो बोन डीजनरेट हो गई, लोगों के अंदर एक रहता है ना कि सर फिजियोथेरेपी अगर हमने करवाई या हमने डॉक्टर से सलाह हमने ली तो बोन जो हमारी घिस गई है वो सही हो जाएगी। इस भुलावे में कभी मत आइएगा। कोई भी आपसे कहे कि मैं आपकी बोन को वापस रीजनरेट कर दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बोन डीजनरेट हो चुकी है वो वापस रीजनरेट नहीं हो सकती। हाँ, जो फर्दर जो डीजनरेशन की प्रोसेस होने वाली है, जो आपकी बोन डीजनरेट होने वाली है, जो रोक घिसने वाली है, उसको रोक सकते हैं, उसको वापस सही नहीं कर सकते। तो सर जो कोई थेरेपी लेना आएगा तो कितनी देर का सेशन होगा, एक दिन का, उनका कितना टाइम लगेगा उसमें? देखिए, इट डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। मैक्सिमम जो टाइम लगता है, वैसे एक्सरसाइज का टाइम है, फिलहाल जो टाइम लगता है वो 45 मिनट से 1.25 घंटे या 1.5 घंटे का सेशन चलता है। स्टार्ट में जब आते हैं तो पेन आपका ज्यादा होता है, एक्सरसाइज होती नहीं है, तो दैट टाइम ½ एन आवर का सेशन रहता है। उस पे हम लोग पेन और सूजन कम करने में फोकस करते हैं। पेन और सूजन हमने कम कर दी, उसके बाद फिर क्या होता है कि एक्सरसाइज पे हम ध्यान देते हैं। आइसोमेट्रिक से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज पे हम लोग जाते हैं। तो दैट टाइम क्या होता है कि हम लोग मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं। जब मसल को स्ट्रेंथ हम कर देंगे तो ज्वाइंट गैप, ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि ज्वाइंट गैप कम हो जाता है, तो बोन आपस में इस तरीके से घिसने लगती है, ठीक है, जिससे कि पेन ज्यादा होता है। तो वो जब हम मसल स्ट्रेंथनिंग हम कर देंगे, मसल्स में वापस ताकत आ जाएगी। जब ताकत आ जाएगी तो क्या करेगी, बोन को अपनी जगह पे वापस पुल करके रखेगी। जब बोन अपनी जगह पे वापस पुल करेगी तो गैप मेंटेन रहेगा, जिससे आपका बोन आपस में घिसेगी नहीं और आपको चलने में तकलीफ कम होगी, दर्द नहीं होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। लोगों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। अगर आपको भी फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको भी घुटने में कोई ऐसा दर्द है, तो आप डॉक्टर आशुतोष दीक्षित जी से आके मिल सकते हैं। सर, आपसे अगर कोई मिलना चाहे तो कहाँ पे आ सकता है वो? सर, हमारा हॉस्पिटल मंगलम धन्वंतरी हॉस्पिटल है, फैजुल्लागंज घैला रोड पर, परागी मंदिर के पास में हमारा हॉस्पिटल है। उस पे हम इवनिंग 4 to 9 ओपीडी पे अवेलेबल है। कोई भी कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम रिलेटेड फिजियोथेरेपी या सर्जिकल, हमारा फुल हॉस्पिटल है, तो रिलेटेड सर्जरी या फिर फिजियोथेरेपी या फिर जनरल ओपीडी के लिए हमारे पास, पीडियाट्रिक के लिए या गायनी के लिए हमारे पास आ सकता है। थैंक यू सर। अब आपको किसी भी चीज फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप डॉक्टर आशुतोष दीक्षित जी से आके जरूर मिल सकते हैं। वो शाम को 4 से 9 बैठते हैं यहाँ पर। थैंक यू।